हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे C4 चैनल में। आज हम कंटिन्यू करते हैं जो चैप्टर 4 है केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गति की। आज की वीडियो में हम देखते हैं अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन यानी किसी अभिक्रिया का वेग है, वो हम किससे कहेंगे, किस प्रकार से इस अभिक्रिया के वेग को व्यक्त किया जा सकता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अभिक्रिया का वेग यानी डिफाइन अपने को करना पड़ेगा यानी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किसे कहेंगे। तो हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, कहते हैं कि इकाई समय में इकाई समय में अभिकारक, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, की सांद्रता में परिवर्तन यानी इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद है, उनकी सांद्रता कंसंट्रेशन में जो परिवर्तन होगा, जो डिफरेंस आएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब जो अभिक्रिया का जो वेग है उसको हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला क्या कह सकते हैं, किसी एक अभिकारक की सांद्रता में कमी के वेग के रूप में, किसी एक अभिकारक की सांद्रता में कमी के वेग के रूप में, यानी कोई एक अभिकारक है उसके सांद्रता में जो कमी हो रही है उसके रूप में वेग को व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा हम कह सकते हैं किसी एक उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के वेग के रूप में, यानी अभिक्रिया का जो वेग है उसको इन दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। एक तो अभिकारक की सांद्रता में कमी के वेग के रूप में, और एक किया जा सकता है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के रूप में। क्योंकि हमें पता है जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उस समय क्या होता है, सबसे पहले अपने पास क्या है, अभिकारक है। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो अभिकारक की सांद्रता में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है, और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। अब हम रिएक्शन के माध्यम से समझे, मैथमेटिकल रूप से देखते हैं किस प्रकार से अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी और किस प्रकार से उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। माना हम एक रिएक्शन लेते हैं R से P, रेक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, और ये क्या है, अभिकारक, और ये क्या है, प्रोडक्ट, उत्पाद। ये रिएक्शन है। अब इस अभिक्रिया का हम क्या लिखें, अभिक्रिया का वेग लिखें तो हम दो प्रकार से लिख सकते हैं ना। एक तो लिख सकते हैं अभिकारक के सापेक्ष और एक लिख सकते हैं उत्पाद के सापेक्ष। अभिकारक के सापेक्ष यदि लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग
आर की सांद्रता में परिवर्तन, आर की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय, यानी आर की सांद्रता में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वो बट्टा ये जो परिवर्तन हो रहा है उसमें कितना जो समय लगा उसको लिखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अभिक्रिया का वेग आ जाएगा रेक्टेंट के सापेक्ष। दूसरा प्रकार लिखें तो अभिक्रिया का वेग बराबर प्रोडक्ट पी की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय, यानी प्रोडक्ट है उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है वो बटा जो प्रोडक्ट की सांद्रता में जो परिवर्तन में लग रहा है समय लग रहा है उसको हम कर दें तो अपने पास दूसरे प्रकार से अभिक्रिया का वेग आ जाएगा। ये दो प्रकार से अभिक्रिया का वेग हमने लिख दिया। अब देखते हैं, नीचे यही लिख देता हूं, माना जो आर और पी है, जो रेक्टेंट और प्रोडक्ट है, वो T1 समय पर, T1 जो समय है उस पर ये हो जाते हैं R1 व P1। ये जो रेक्टेंट और प्रोडक्ट है वो T1 समय पर R1 और P1 होते हैं और T2 समय पर ये R2 व P2 हो जाते हैं। R1 और R1 तो किस पे थे, T1 समय पर, और R2 और P2 किस पे हो जाते हैं, समय T2 पर। ये रेक्टेंट और प्रोडक्ट की मात्राएं हो जाती है। अब इनका अपने को क्या लिखना है, परिवर्तन लिखना है, कितना परिवर्तन हुआ। तो T1 और T2 इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1। रेक्टेंट के लिए वैसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा R इक्वल टू R2 माइनस R1, और प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो P2 माइनस P1। ये लिख दिया। ये हमने लिख दिया कि जो परिवर्तन हो रहा है उसको, ये क्या है, डेल्टा टी क्या है, समय अंतराल है। डेल्टा टी इक्वल क्या है, समय अंतराल। जो समय अंतराल है, डेल्टा आर क्या है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, और डेल्टा पी क्या है, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। जो वर्ग कोष्टक है, यानी ये जो कोष्टक है ये इंडिकेट करता है सांद्रता को। किसको इंडिकेट करता है, सांद्रता को, यानी कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है ये वर्ग कोष्टक। तो इतनी बात समझ में आई होगी। अब हमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सापेक्ष कैसे लिखना है और अभिक्रिया का वेग उत्पाद के सापेक्ष किस प्रकार से लिखना है वो लिखते हैं। अब
अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सापेक्ष लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे किसको लगाएंगे, नेगेटिव। और दूसरी तरीके से अभिक्रिया का वेग लिखेंगे यानी उत्पाद के सापेक्ष लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी पॉजिटिव। यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो जो चिन्ह आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। पॉजिटिव कर रहा है कि जो अभिकारक है यानी जो उत्पाद है, यानी उत्पाद है उसकी सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि को इंडिकेट कर रहा है। और जो नेगेटिव है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, अभिकारक की जो सांद्रता है उसमें क्या हो रही है, कमी। यानी अभिकारक की सांद्रता में जो कमी हो रही है उसको नेगेटिव से इंडिकेट किया, और उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि, और इसको हमने किससे प्रेजेंट किया, पॉजिटिव से प्रेजेंट किया। ये बात समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं अभिक्रिया का वेग और सांद्रता में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, एक आरेख के माध्यम से देखते हैं, यानी ग्राफ के माध्यम से देखते हैं किस प्रकार से ये कमी और वृद्धि होती है। ग्राफ बनाते हैं। एक तरफ हमने लिया समय और एक तरफ ले ली हमने सांद्रता, कंसंट्रेशन। ये जो ग्राफ आ रहा है ये अपने को अभिकारक का ग्राफ है। क्यों कि जैसे जैसे समय बीतता है अभिकारक की सांद्रता में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। जैसे जैसे समय बीत रहा है ये सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है। ऊपर जाते हैं तो ज्यादा होती है, लेकिन ये सांद्रता क्या है, नीचे आ रही है। इसका मतलब अभिकारक सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और वैसे ही जैसे जैसे समय बीत रहा है उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। पहले यहाँ पे कह सकते हैं 0 था, तो ऐसे जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये है। अब एक इसका तो कह सकते हैं अभिकारक सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है, इसलिए नेगेटिव से प्रेजेंट करते हैं। इसको सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो इसको किससे प्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव से प्रेजेंट करते हैं। अब आगे कह सकते हैं जो अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या होता जाता है, चर घातांकी रूप से घटता है। अभिक्रिया का जो वेग है यानी अभिक्रिया का वेग चर घातांकी रूप से क्या होता है, घटता जाता है। अभिक्रिया का वेग चर घातांकी रूप से घटता जाता है। चर घातांकी रूप से घटता जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, घटता जाता है। चर घातांकी रूप से घटने का मतलब है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो प्रारंभ में क्या होता है, तीव्र वेग से कम होता है। अभिक्रिया का जो वेग है वो प्रारंभ में क्या होता है, तीव्र गति से घटता है, और उसके बाद में धीरे होता है, और अंत में क्या हो जाता है, उपेक्षणीय हो जाता है। यानी अंत में हम क्या कह सकते हैं, अभिक्रिया वेग उपेक्षणीय, यानी जो अभिक्रिया है वो एकदम स्लो मोशन में चलने लग जाती है। और अपने को क्या होता है, एक अभिक्रिया का वेग और समय बीच में क्या है, एक अनंत स्पर्शी वक्र प्राप्त होता है। अभिक्रिया का वेग इस प्रकार से अपने को क्या प्राप्त होता है, एक अनंत स्पर्शी, ये समय है, एक अनंत स्पर्शी वक्र प्राप्त होता है। ये क्या है, एक अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी वक्र है। अनंत स्पर्शी वक्र का मतलब क्या है कि यह अभिक्रिया है उसको समाप्त होने में या अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगेगा।
यानी अभिक्रिया एग्जैक्ट बात क्या है इसकी, सैद्धांतिक बात ये है कि अभिक्रिया जब पूर्ण होगी उसमें लगने वाला जो समय है वो क्या कह सकते हैं, अनंत लगता है। तो ये आई अपने बात अभिक्रिया के वेग की। इतनी जो आज जो हमने बात की वो सारी चीज किसकी है, अभिक्रिया का वेग की। किसे कहते हैं, अभिक्रिया का वेग, किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है और किस प्रकार से इसको व्यक्त किया जा सकता है। तो ये चीज पढ़ी हमने अभिक्रिया के वेग में। अगला जो वीडियो आएगा उसमें करेंगे अपने अभिक्रिया का जो वेग है उसका प्रकारों का, यानी जो टाइप्स होते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस के, उनके बारे में पढ़ेंगे। और हम कहते हैं कि अभिक्रिया का वेग है वो 3 टाइप का होता है। ये टाइप है, ये टाइप्स ऑफ अभिक्रिया वेग, ये कितने हैं, 3 है। फर्स्ट क्या है, हम कह सकते हैं औसत वेग, औसत वेग, एवरेज। सेकंड हम क्या कह सकते हैं, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक वेग यानी तात्कालिक वेग। और थर्ड हम कह सकते हैं प्रारंभिक या आरंभिक वेग। औसत वेग के बारे में पढ़ेंगे, तात्क्षणिक वेग क्या होता है वो पढ़ेंगे, और प्रारंभिक वेग के बारे में पढ़ेंगे। ये किसे कहते हैं, किस प्रकार से इनको व्यक्त कर सकते हैं और किस प्रकार से इनका मैथमेटिकल रूप से मान ज्ञात कर सकते हैं, वो चीज पढ़ेंगे हम अपने अगले वीडियो में। आशा है कि समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।